हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो एज यूजुअल मैं पहले आपको केस स्टडी समझाऊंगा, उसके बाद हम अप्रोच देखेंगे और फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। केस स्टडी कहता है कि आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में और आप R&D डिवीजन को लीड करते हो। आपकी जो कंपनी है ये ब्रेक थ्रू रिसर्च देती है लोगों को, या हम कह सकते हैं इट इज़ नोन फॉर ब्रेक थ्रू रिसर्च, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती है। बट रिसेंटली कुछ इशू हो गया है, एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है और बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है। तो ये जो R&D टीम है आपकी, इसमें एक नया ड्रग्स डेवलप करने की प्रोसेस में है। ट्रायल जो होता है एक स्टेज डेवलपमेंट के किसी भी मेडिसिन के, जहाँ पे मेडिसिन का फॉर्मूला बन चुका है और उस फॉर्मूला को टेस्ट करा जाता है। पहले तो कोई भी मेडिसिन है वो शायद जो एनिमल्स हैं उन पे टेस्ट होता है, उसके बाद में लोगों पे टेस्ट होता है। तो लोगों पे जो टेस्ट होता है जिसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है, वो स्टेज है। और उसमें पाया गया है कि रिजल्ट्स तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है इनिशियल लेवल पे, बट फिर इसको और डीप में ट्राई किया जाता है। यानी शुरुआत में शायद इक्का दुक्का लोगों के ऊपर ट्राई किया होगा, उसमें उसकी एफिकेसी अच्छी खासी दिखी। बट जब इसको थोड़ा डीप में यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, तब इसके कुछ इश्यूज दिखाई देते हैं, कुछ एडवर्स रिएक्शन दिखाई देते हैं लोगों में। और ये इक्का दुक्का केसेस नहीं है, कुछ केसेस है बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है जहाँ पे एडवर्स आपको इशू दिखाई दे रहा है या एडवर्स रिएक्शन दिखाई दे रहा है उस मेडिसिन का। तो आप एक दुविधा में हो, क्या आपने इस प्रोसेस को हॉल्ट करना चाहिए ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, या आपने जो है इसको कॉशियसली आगे कंटिन्यू करना चाहिए विद मिटिगेटिंग द इश्यूज, यानी जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको मिटिगेट करते करते जो क्लिनिकल ट्रायल वो प्रोसीड करनी चाहिए। ये आपके सामने इशू है। बट इसके आगे बताया गया है कि अगर आप हॉल्ट कर देते हो तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रेशर है आपके ऊपर कंपनी बोर्ड का, डायरेक्टर का और शेयर होल्डर्स का, कि ये जो डेवलपमेंट है ड्रग डेवलपमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा है इन्वेस्टर्स का, और अगर आपने इसको हॉल्ट कर दिया तो शायद दे विल कम इनटू डिलेमा कि क्या हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दे। ये इशू है। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। एडिशनली जो पेशेंट है वो भी चाहते हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स आए, और जो पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है दे आर ऑल्सो कीन दैट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन शुड कम इन मार्केट एज सुन एज पॉसिबल। तो लोगों के भी होप्स है आपके ऊपर कि आप ये मेडिसिन डिलीवर कर पाओगे इन टाइम, और अगर नहीं करते तो देर विल बी डिसअपॉइंटमेंट, और ये आपके कंपनी के ब्रांड वैल्यू को भी हार्म कर सकता है, कंपनी के रेपुटेशन और पब्लिक ट्रस्ट को हार्म कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास आपको क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेलिंग क्वेश्चन, क्या एथिकल कंसिडरेशन है जो कि इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, उनको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है। इसके बाद क्या क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप क्लिनिकल ट्रायल को हॉल्ट कर देते हो या फिर आप प्रोसीड करते हो विद कॉशन। दोनों ऑप्शंस में क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर आप कोई भी एक चूज करते हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कंपनी की टुवर्ड वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि पेशेंट, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वाइडर पब्लिक। और फाइनली आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन बताना है जहां पे आप एथिकल प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को आप सीक करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको रैशनल बताना है, आपका रीजन बताना है क्यों आपने वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो है चूज किया और उस पर एक्ट किया। तो ये मोटा मोटी केस स्टडी है। काफ़ी हद तक इस केस स्टडी को हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, क्योंकि कई सारे एस्पेक्ट्स को छुएंगे हम, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी बताना है, आपको कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने हैं, कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है, एथिकल इश्यूज भी बताना है। तो शायद ही इतने सारा ज़्यादा ट्रेनिंग क्वेश्चन आए आपको, बट अगर आते हैं तो कैसे उसे मैनेज किया जाए वो भी हम समझेंगे। तो इसका अप्रोच कैसे होगा, पहले तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम एज यूजुअल जैसे करते हैं, जो केस स्टडी है किस पर्टिकुलर इशू से डील करिए, जो कोर इशू है उसके बारे में बताएंगे, कोर इशू या फिर जिस्ट ऑफ द केस स्टडी। इंट्रोडक्शन इस तरह किया जा सकता है, और भी कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है। कई लोग जो है करंट अफेयर से जोड़ के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये जो केस स्टडी है मिलता जुलता है विद सम करंट सिचुएशन, तो उसको भी जोड़ के आप सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। बॉडी में हम क्या बताएंगे, बॉडी में सबसे पहले स्टेक होल्डर्स बताएंगे। कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं,
वो लोग जो आपके डिसीजन से इम्पैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो जो स्टेक होल्डर्स बताया उनके बारे में और उनके इंटरेस्ट के बारे में हम शॉर्ट में बता सकते हैं। और अगर बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग क्वेश्चन है उसके पीछे, तो सिर्फ आप स्टेक होल्डर्स बता सकते हो। वो आप बता सकते हो पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे कि जो रे डायग्राम होता है उस हिसाब से स्टेक होल्डर्स बताएंगे और उसके बाद जो है उनके नाम बताएंगे, या फिर ट्री डायग्राम से। तो बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग क्वेश्चंस होंगे तो आपको ज़रूरी है कि आप पेपर को भी कवर करें। तो इंटरेस्ट नहीं भी बताया, दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज मिसिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल टुगेदर, it is not a good option. Rather you miss a few numbers in a particular answer, so that will also do. तो स्टेक होल्डर्स बताने के बाद जो ट्रेलिंग क्वेश्चन उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और फिर कंक्लूजन देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे कहा जिस्ट क्या है इस केस स्टडी का, यहाँ पे आपको एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपको एक एथिकल डिलेमा है आपके सामने। दो ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको चयन करना है। दोनों भी ऑप्शंस जो है कुछ वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वही चीज हम बताएंगे यहाँ पे। हम बताएंगे कि ये जो केस स्टडी है इट ड्वेल्स इनटू इंट्रिकेसीज ऑफ डिसीजन मेकिंग विच रिक्वायर्स बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। एक तो है पोटेंशियल बेनिफिट जो आपको उस ड्रग से आएगा, इसके अलावा दूसरा जो एक यहाँ पे हमें एथिकल कंसिडरेशन दिखता है वो है द रिस्क दैट दी पीपल विल हैव टू फेस। क्योंकि अगर मेडिसिन में कुछ कमी है, खामी है, तो उसका रिस्क जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाएगा इफ इस ट्रायल को कंटिन्यू रखा गया या फिर जो डेटा है उससे फज किया या उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। एक तरफ आपके जो बेनिफिट्स हैं दैट वुड कम इफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन गोज आउट परफेक्टली फाइन विद मिटिगेटिंग दोज इश्यूज, या फिर अगर आप उस इश्यूज को मिटिगेट नहीं कर पाए तो हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को आपको बंद करना पड़े, या फिर आपको प्रेशर हो टू ब्रिंग आउट दोज मेडिसिन और टू फर्स्ट डेटा टू गेट थ्रू दी अप्रूवल, एंड फाइनली इट विल इम्पैक्ट द पीपल। तो ये दो चीज़ें हैं, इसमें से आपको एक चीज़ का चयन करना है। ये एक टिपिकल आपको मेडिकल फील्ड में एक केस स्टडी दिखाई देती है जहाँ पे जो मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं उनके सामने ये डिलेमा हमेशा होता है कि क्या हमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए या आउटकम पे फोकस करना चाहिए। कई बार लोग आउटकम पे फोकस करते हैं और यही चीज़ हमें कोरोना के समय में दिखी। जब आउटकम पे फोकस किया गया, प्रोसेस पे इतना फोकस नहीं किया गया। ऑफकोर्स उस समय जो टाइम था वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कम टाइम में आपको बनाना था, बट वी हैव सीन दैट पीपल हैड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, but over a period of time they cautiously went with the flow and they got the medicine developed. तो ये हमारा केस स्टडी का इंट्रोडक्शन हो सकता है। शॉर्ट में लिखेंगे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यहाँ पे। आप देखोगे स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले जो सीनियर एग्जीक्यूटिव जिसका डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है और जो सबको इम्पैक्ट करेगा। इसका इंटरेस्ट क्या है, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट सेफ्टी, कंपनी की रेपुटेशन को भी बनाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रखनी कंपनी की। R&D टीम जो कि ट्रायल कर रही है, प्रोसेस में है, जिसका इंटरेस्ट क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग बनाना। पेशेंट और फैमिली हु आर पोटेंशियल बेनिफिशियरी ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेक होल्डर, उनका काम क्या है या उनका इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल सक्सेस एंड रिस्क मिटिगेशन। पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप जो कि पेशेंट के राइट्स को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं और जिनको टाइमली एक्सेस चाहिए ऑफ द मेडिसिन। वाइडर पब्लिक, अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग सेफ इफेक्टिव एंड एथिकली डेवलप्ड ड्रग्स। रेगुलेटर्स भी होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और इंटरवीन करते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जो कि रेगुलस एथिकल और सेफ्टी स्टैंडर्ड कंप्लायंस को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। और आपके कंपटीटर्स भी होंगे जिनके बारे में यहाँ पे इस केस स्टडी में बताया नहीं गया, बट डेफिनेटली देयर विल बी कंपटीटर्स हु विल लुक एट योर इशू एज अ केस स्टडी फॉर देम। अब सेकंड पार्ट पे आएंगे, यानी बॉडी में ही हम स्टेक होल्डर्स बताएं, इसके बाद ट्रेलिंग क्वेश्चंस जो है इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो था कि क्या क्या एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। तो सबसे पहला एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि आपको चयन करना है बिटवीन पेशेंट सेफ्टी एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि आपको जो है प्रेशर भी दिया जा रहा है फ्रॉम दी कंपनी, फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स प्रोबेबली, एज वेल एज आपके जो लोग हैं जो एक्सपेक्ट करें कि मेडिसिन आएगा। अगर दे लूज ट्रस्ट इन योर कंपनी, योर अदर प्रोडक्ट्स विल नॉट ऑल्सो गेट सोल्ड। तो ये दो इंटरेस्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको चयन करना है। दिस इज एन एथिकल इशू दैट यू हैव टू डील विद। आपको इस एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि जब कोई मेडिसिन बनता है तो जरूरी है कि जो लोग जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है उनको उनकी कंसेंट जरूरी है। कंसेंट यानी दे शुड बी ओके विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, बट कंसेंट इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, यानी आपने उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बताने चाहिए। अगर नहीं बताते देन दैट इज एन एथिकल इशू।
इसके अलावा आपको एक बैलेंस भी यहाँ पे सेट करना है बिटवीन बेनिफिशियंस एंड नॉन मेलिफिशियंस। बेनिफिशियंस यानी जो आप एक्शन करते हो उससे किसी को बेनिफिट पड़ता मिलता है तो उसे बेनिफिशियंट एक्शन कहा जा सकता है। नॉन मेलिफिशियंस यानी आप डिलिबरेटली अवॉइड करते हो टू हार्म एनीवन, इसको नॉन मेलिफिशियंस कहा जाता है। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। अगर आप ड्रग जो है वो ट्रायल जो चालू रखते हो तो आपके दिमाग में ये सोच हो सकती है कि मैं बेनिफिट प्रोवाइड करूं, बट एट द सेम टाइम इट वुड क्रिएट इश्यूज ऑल्सो, सो यू कैन हॉल्ट इट। दैट वुड बी अ पोजिशन विच यू विल टेक फॉर बेनिफिटिंग द पेशेंट हु मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट। और नॉन मेलिफिशियंस यानी आप हार्म नहीं करना चाहते, यू बेसिकली अवॉइड ऑल टुगेदर द इशू, या आप हॉल्ट कर दो। तो दोनों में से आपको एक चयन करना है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, ये एक एथिकल कंसिडरेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशन जो यहाँ पे दिखा देता है वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जो भी आप प्रोसेस करते हो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं या किसी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की भी बात कर लें, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर स्टेज में हो और उस स्टेज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है उन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स को। यहाँ पे स्टेक होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जो कि क्लिनिकल ट्रायल से अंडरगो कर रहे हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, दे शुड नो व्हाट दे आर अंडर गोइंग थ्रू। अगर आपने डेटा फच किया या फिर छुपाया एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ दैट मेडिसिन एंड यू स्टिल कीप ऑन डूइंग दी क्लिनिकल ट्रायल, देन यू आर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड यू आर नॉट बीइंग अकाउंटेबल। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, जवाबदेही सुनिश्चित के लिए पहले आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर उनको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या डेटा फच कर रहे हो या फिर कुछ चीजें हाइड कर रहे हो, दे विल नॉट बी इन द पोजिशन टू आस्क यू प्रॉपर क्वेश्चंस। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, दिस इज एन एथिकल कंसिडरेशन। पेशेंट ऑटोनॉमी भी बहुत जरूरी है। पेशेंट ऑटोनॉमी यानी जो पेशेंट है जो ट्रायल अंडरगो कर रहा है, ही शुड बी ऑटोनॉमस, ही शुड नॉट बी फोर्स्ड और कोर्स्ड। बट जब आप इंफॉर्मेशन सही से नहीं देते हो तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम इन अ wrong way. Influence करना is not a bad thing altogether, but if you are fudging the data or if you are not giving the proper information, you are influencing them, or we can say you are blinding them from doing the right thing. It is in the best interest of them. तो आप एक तरीके से कोर्स ही कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं दिखती। पब्लिक इंटरेस्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेडिसिन आए, बट पब्लिक इंटरेस्ट कब सीख होगा? अगर वो मेडिसिन सेफ हो। सो अगेन एन एथिकल कंसिडरेशन। फाइनली, या फिर हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है साइंटिफिक इंटीग्रिटी। साइंटिफिक इंटीग्रिटी यानी क्या? कि आपके जो प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। यानी देयर शुडंट बी अ केस वेयर इन यू आर बेसिकली डूइंग सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस व्हाइल कंडक्टिंग दैट प्रोसेस। यानी आपने जो साइंटिफिक इंटीग्रिटी है, यानी साइंटिफिक इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपने एक्यूरेसी मेंटेन करनी है आपके प्रोसेस में, और डेटा जो आप कलेक्ट करते हो वो भी आपका एक्यूरेट होना चाहिए, और आपने उसको किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक इंटीग्रिटी का मतलब नो मैनिपुलेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस। और जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर डूइंग एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या फिर एनी प्रोसेसेस, दैट आल्सो शुड बी मेट। ओनली इफ दैट इज मेट देन वी कैन से दैट साइंटिफिक इंटीग्रिटी इज एंश्योर्ड। तो इस तरह से आपने सारे एथिकल कंसिडरेशन बता दिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे, जो पूछा गया था आपको कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप हॉल्ट कर देते हो या आप कंटिन्यू कर दो। तो जब आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात करोगे तो आप जो इश्यूज हैं, जो डिलेमास हैं, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से आप कॉन्सिक्वेंस बताओगे। जैसे जो डिलेमा था, पेशेंट सेफ्टी का डिलेमा था। इसके अलावा आपको पेशेंट सेफ्टी और जो आपके फाइनेंशियल कंसिडरेशन है उन दोनों के बीच में चयन करना था। तो अगेन आप इसके बेसिस पे आप कॉन्सिक्वेंस बताओगे कि पेशेंट सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आप कोई एक ऑप्शन चूज करते हो, या फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। रिसर्च इंटीग्रिटी और पब्लिक परसेप्शन, ये भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी इशू को डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? पेशेंट सेफ्टी। अगर आप हॉल्ट कर देते हो क्लिनिकल ट्रायल, so what will it lead to? It would lead to safety of the people who are undergoing trial, as well as those people who may undergo trial, or the patient who will be using this medicine. आप अवॉइड करोगे पोटेंशियल हार्म, ये एक इम्पैक्ट होगा। जो अगर आप कॉशियसली प्रोसीड करते हो विद दैट क्लिनिकल ट्रायल, कॉशियसली प्रोसीड करना यानी यू आर ट्राइंग टू बी कॉशियस, यू आर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल एज वेल एज द ट्रायल, एज वेल एज द आउटपुट ऑफ द trial, but at the same time you are trying to mitigate the issues that are occurring while undergoing the trial or conducting the trial. तो यहाँ पे आप कुछ concerns raise करते हैं about what? Patient safety, कि आपको पता है कि issue है, adverse impact होगा, तो भी आप अगर continue कर रहे हो trial,
तो यू आर पुटिंग मोर पीपल इनटू डेंजर। हालांकि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में बताया गया है कि बहुत कम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और एडवर्स रिएक्शन हुए, किस तरह के रिएक्शन हुए वो नहीं बताया, बट फिर भी हमें वी हैव टू टेक दी मोस्ट बेस्ट पॉसिबल अप्रोच वाइल टेकिंग एनी पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये रेस करेगा कंसर्न अबाउट पेशेंट सेफ्टी। रिसर्च इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो it will allow for thorough investigation. If you halt the trial, it will allow for thorough investigation और accurate data reporting होगी। बट अगर आप प्रोसीड करते हो तो यू मे फेस चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटीग्रिटी, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कि आप डाउन प्ले करो कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट है उसको, कि आप मत बताओ जो भी एडवर्स रिएक्शन है। ये आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स, मोस्टली द फाइनेंशियल व्हाट वी कैन से इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर आपने हॉल्ट कर दिया तो जो आपके इन्वेस्टर्स है दे मे फील दैट देयर इज नो पॉइंट टू गो अहेड और इन्वेस्ट एनी फर्दर, दे मे हॉल्ट योर इन्वेस्टमेंट और कंपनी की स्टेबिलिटी को इश्यू हो सकता है। और अगर हम कॉशियसली उसको कंटिन्यू करते हैं तो कंपनी शायद इन्वेस्ट करती रहेगी आपके ड्रग डेवलपमेंट में, बट इट वुड रिस्क टू फाइनेंशियल लॉसेस इन दी लेटर पीरियड, जब ड्रग में आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट एफिशिएंट और इट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम देन बेनिफिट्स। पब्लिक परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर आपने हॉल्ट कर दिया देन इट मे इंक्रीज द पब्लिक ट्रस्ट इन यू। लोग इसे पॉजिटिवली देख सकते हैं कि आपने गलती की और उसने माना। ये एक इसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अगर हमने कंटिन्यू रखा तो पब्लिक परसेप्शन जो है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी कैसे एड्रेस करती है उस इशू को, क्या वो मिटिगेट कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर नहीं कर पाती तो अल्टीमेटली पब्लिक ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट अगर वो मिटिगेट कर पाती है तो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन रहेगा और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा लोगों को व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी। इसके बाद आपको पूछा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है कंपनी की टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर। तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर यहाँ पे पेशेंट है, शेयर होल्डर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके बाद वाइडर पब्लिक है। अब ये मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी है तो इसका जो हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिपेंड वेरी करेगा फ्रॉम से अनदर कंपनी। अगर कोई कंपनी होती, इंडस्ट्री होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स विल बी डिफरेंट। तो आपको जो है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड you are working in or the case study is dealing with, you have to talk about the responsibilities। तो पेशेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबसे पहले सेफ्टी उसकी इंश्योर करनी है और जो मेडिसिन है उसको थरली इवेल्युएट करना है, कम्युनिकेट करना है पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट। तो ये ट्रांसपेरेंसी और जो हमने बात की अकाउंटेबिलिटी, इन सभी को इंश्योर करेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो यू हैव टू इंश्योर कि उनका इंटरेस्ट आप मेंटेन करो, बट एट द सेम टाइम पेशेंट की सेफ्टी और एथिकल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज का अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको इंश्योर करनी चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रेगुलेशन से कंप्लाई करो। कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसके बारे में आपने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सही से करनी चाहिए और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए अगर उनकी ज़रूरत होती है। वाइडर पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको जो वाइडर पब्लिक है उनके एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना ज़रूरी है, उनके होप्स और ट्रस्ट को मेंटेन रखना ज़रूरी है और जो भी कम्युनिकेशन है उसको ट्रांसपेरेंट रखना ज़रूरी है। इससे जो है ट्रस्ट बिल्ड रहेगा। इसके बाद प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप्स करना ज़रूरी है कि आप तुरंत कोई एक अब्रप्ट डिसीजन ना लो। यू हैव टू टेक steps in the fashion that it will lead to ensure और seek the interest of all stakeholders। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है वो है पेशेंट, जो ट्रायल अंडरगो कर रहा है या एडमिनिस्टर हो रहा है उनको उस मेडिसिन। तो सबसे पहले आपको उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज पेशेंट सेफ्टी। जिनके ऊपर एडवर्स रिएक्शन हुआ है उनको आपको रेमेडी करना है और इसके लिए आपको पहले तो ट्रायल जो है वो हॉल्ट करना पड़ेगा। तो हमने बताया कि ट्रायल को हॉल्ट करना है जिससे हम थरो इन्वेस्टिगेशन कर पाए और मिटिगेशन का एक प्लान बना पाए। मिटिगेशन यानी जो भी इशू है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक साइड में आपको प्रोसेस चलानी होगी, मिटिगेट करना होगा। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन, इसको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सभी स्टेक होल्डर्स को दैट यू आर हॉल्टिंग ट्रायल और उसके रीजंस बताने पड़ेंगे। आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी शायद इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनके एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना पड़ेगा। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, थोरो इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो है आप एसेस करोगे इम्पैक्ट, इफेक्ट, सीवेरिटी और आइडेंटिफाई करोगे एट द सेम टाइम मिटिगेशन मेजर्स।
इसके बाद मिटिगेट करना है। मिटिगेशन में आप क्या कर सकते हो, तो जो मेडिसिन है उसके फॉर्मूला को चेंज करना पड़े आपको शायद, या फिर जो मेडिसिन है उसके डोसेज को चेंज करना पड़े जिससे एडवर्स इम्पैक्ट जो है ना हो। फाइनली आपको मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूअसली कि आप अगर किसी प्रोसेस में हो, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है मेडिसिन या मार्केट में नहीं है, उसके बाद भी जब मार्केट में भी आ जाए उसके बाद भी आपको जो है मॉनिटर करते रहना है। किसी भी तरह का अगर इम्पैक्ट होता है या फिर इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट, उसको मॉनिटर करते रहना है। कंक्लूजन में आप क्या कैसे इसको बता सकते हो, तो कंक्लूजन में आप देखो कि यहाँ पे इंटीग्रिटी के बारे में बताया गया कि साइंटिफिक इंटीग्रिटी कब मेंटेन होगी। इन जनरल इंटीग्रिटी का जो अर्थ हो क्या होता है कि आप जो कहते हो और जो करते हो उसमें गैप नहीं है, आप जो कहते हो वही करते हो। तो हम बता सकते हैं कि एथिक्स को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि एथिक्स क्या है। इट इज नॉट जस्ट नोइंग व्हाट इज राइट। जो सोक्रेटस थे और एरिस्टोटल थे, सोक्रेटस वाज द व्हाट वी कैन से द गुरु ऑफ एरिस्टोटल। सोक्रेटस क्या कहते थे कि आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफ व्हाट राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो ही आप एक वर्चुअस इंसान। एरिस्टोटल कहते थे नहीं, सिर्फ नॉलेज होने से फायदा नहीं है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए या आपने एक्शन भी उसी तरह से करना चाहिए। जो राइट है उसी के पक्ष में आपको एक्शन करना चाहिए, जो रॉन्ग है उसके पक्ष में आपको एक्शन नहीं करना चाहिए। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इट इज हैविंग द करेज टू डू व्हाट इज राइट। तो एरिस्टोटल ने एक तरीके से सोक्रेटस का क्रिटिसाइज किया। तो इसी तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं एथिक्स इज नॉट जस्ट नोइंग व्हाट इज राइट, इट इज अबाउट हैविंग द करेज टू डू व्हाट इज राइट इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, डिलेमा एंड कंपीटिंग इंटरेस्ट। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो इस कोर्स ऑफ एक्शन को, तो आप क्या इंश्योर कर रहे हो, कमिटमेंट टू पेशेंट सेफ्टी, साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। तो आपने एक तरीके से कंक्लूजन में एक क्लोजर भी दे दिया बाय गिविंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एथिक्स इज विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी। एट द सेम टाइम आपने रीजनिंग भी दे दी व्हाई यू चोज द कोर्स ऑफ एक्शन इन जनरल। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। हम क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू मेडिकल एथिक्स था। आपको जो है इस क्वेश्चन में 3-4 ट्रेलिंग क्वेश्चंस थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने जैसे हम यूजुअली करते हैं जिस्ट बताते हैं, या फिर आप इसे डेफिनेटली आप जोड़ सकते हो विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो, इट्स नॉट एन इशू। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर वे एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। यू कैन नॉट हैव वेरी मेनी वेरिएशंस। डेफिनेटली 1-2 वेरिएशंस आप रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर की स्टडी बहुत ही जुड़ा है विद से करंट अफेयर्स, तो आप डेफिनेटली करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हो और उससे स्टार्ट कर सकते हो, या आप ये जो नॉर्मल मेथड है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेक होल्डर्स में हम स्टेक होल्डर्स बताएंगे, उनके इंटरेस्ट बताएंगे बहुत ही शॉर्ट में, विदाउट गोइंग इनटू टू लेंदी स्टेटमेंट्स आपका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद एथिकल इश्यूज जो है, कंसिडरेशंस है, उनके बारे में हम बताएंगे बारी बारी से। ये एथिकल कंसिडरेशन जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन दी केस स्टडी, किस पर्टिकुलर इशूज से डील कर रहा है या फिर कौन सा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट वगैरह ये चीज़ें आपको इवन मेडिकल एथिक्स में भी लगती है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी में भी लगती है। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस बताएंगे, जो जो केस स्टडी में बताया गया है, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है उनकी पर्सपेक्टिव से आप कॉन्सिक्वेंस बता सकते हैं, जहाँ पे हमने पेशेंट, साइंटिफिक कम्युनिटी, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और पब्लिक परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से बताया। फिर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप जो जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की वो बताएंगे। प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप होगा आपका, और कंक्लूजन में आप एक वैल्यू एडिशन कंक्लूजन कर सकते हो, किसी फिलोसोफर का नाम या उनको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फिलोसोफर्स का नाम नहीं बताया, बट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, सोक्रेटस, एरिस्टोटल का नाम लेके आप इसे कंक्लूड कर सकते हो, और इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था हमारा केस स्टडी। आप क्विकली आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप इस साल का एग्जाम दे रहे हो तो आप मेंस क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हो फ्रॉम स्लीपी क्लासेस एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इसमें आपको जो है आपका पोर्शन कवर किया जाएगा, थीम वाइज क्लासेस होंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू आपका पोर्शन कवर किया जाएगा। हर रोज 5 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, 300 से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, और स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। तो आपकी जो है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके थीम्स भी कवर हो जाएंगे। मास्टर क्लास मिलेगा एसेक्स और एथिक्स का, फ्री एक्सेस होगा टू लाइव आंसर राइटिंग, और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा आपके पास। इसके अलावा अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अगेन मेंटरशिप बेस्ड टेस्ट सीरीज होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो आपको मेंटर करेंगे। 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ। बहुत ही यूपीएससी के पैटर्न से अलाइंड टेस्ट होगा। लाइव डिस्कशन होगा मॉडल आंसर्स का, डिटेल फीडबैक, और वो भी टाइमली इवैल्यूएशन के साथ। मास्टर क्लास यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है ऑफ एसए एंड एथिक्स, और फ्री एक्सेस होगा आपको टू लाइव आंसर राइटिंग बैच। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन
reach us at our number as well as on the email address. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.